जंग जारी है लेकिन जंग खत्म होनी चाहिए। हमले हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, इंसानी जानों का जिया हो रहा है, लेकिन जंग जारी है। जंग रुक जानी चाहिए, युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि युद्ध तो रुकेगा, प्रश्न है कि कब। दूसरा, अगर युद्ध रुकेगा तो उससे पहले सवाल यह है कि कौन झुकेगा, क्योंकि बिना किसी एक पक्ष के झुके युद्ध रुक नहीं सकता। फिलहाल भले ही यह लग रहा हो कि अमेरिका अपने कदम युद्ध से पीछे हटा रहा है, लेकिन क्या यह एक रणनीति है? अगर रणनीति है तो इसका मतलब साफ है कि युद्ध फिलहाल नहीं रुकेगा। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर युद्ध रुकेगा तो फिर कौन झुकेगा। इसी पर आज करेंगे चर्चा। आप बने रहें न्यूज 18 के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं विशाल आजम। कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है। जिस तरह से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के रिलीज से पहले टीजर लॉन्च होता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी। और उस 12 दिनों की जंग में इस्राइल ने, अमेरिका ने जो ईरान को नुकसान पहुंचाया, और जिस तरह से ईरान ने एक घायल शेर की तरह जबरदस्त हमले किए, और यहां तक कि अमेरिकी बेसिस को भी नुकसान पहुंचाया कतर में, इस्राइल पर भी अपनी मिसाइलों की धाक जमाई, वो एक टीजर था। अब पूरी फिल्म चल रही है। सवाल यह है कि फिल्म के बीच इंटरवल की बात आखिर कौन कर रहा है, और क्या यह इंटरवल ही है, इंटरवल की बात है, या फिर यह कि क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका है और अब यह फिल्म खत्म होगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसके लिए फिल्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, फिल्म लफ्ज का, चूंकि हजारों जाने जा चुकी हैं दोनों तरफ। इस्राइल में भी लोग मारे गए हैं, ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकी फौजी भी मारे गए हैं। जहां अमेरिकी कहते हैं बॉडी बैग्स, कई बॉडी बैग्स अमेरिका वापस हो चुके हैं। दुख है, आंखों में आंसू है, गम है। ईरान का भी नुकसान हुआ है। ईरान को अपने रहबरे आला को खोना पड़ा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका अपने कदम पीछे अगर हटा रहा है तो उसके पीछे रणनीति क्या है? क्या ईरान को अमेरिका बिल्कुल उनकी शर्तों पर मानकर इस जंग से अलग कर देगा? क्या अमेरिका इस जंग में और ताकत झोंकने के लिए नई रणनीति बना रहा है, या फिर वाकई डोनाल्ड ट्रंप पर इतना दबाव है कि वो किसी भी तरह से इस जंग के जंजाल से पैर खींचना चाहते हैं? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, इस्राइल का स्टेक क्या होगा? क्या वाकई इस्राइल भी चाहता है कि जंग रुक जाए? ऐसे कई सवाल हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर अजिताब, फॉरेन एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आगा सैयद मुश्तबा, इस्लामिक स्कॉलर है, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मुहिबुल हक, फॉरेन एक्सपर्ट, और खासतौर से मिडिल ईस्ट पर काफी गहरी नजर रहती है, आपका भी इस्तकबाल है। ब्रिगेडियर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट बतौर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल अजिताब प्रोफेसर साहब और ब्रिगेडियर धीमान, आप दोनों से मैं मुखातिब हूं। मुझे पहले आप प्रोफेसर अजिताब ये बताएं कि आप इसे कैसे देख रहे हैं? चूंकि मेरे पास पहले, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि चूंकि अब इसमें बहुत सारी डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान का इसमें नाम चर्चा में आ गया है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इन सब के बीच क्या लग रहा है कि अब ये वॉर रूम से निकलकर क्या डायलॉग के टेबल तक बढ़ने की तैयारी है? थैंक यू विशाल जी। देखिए, यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल है, अभी भी बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को ट्रीट किया है, और जिस तरह से मैं वर्ड यूज करूंगा, धोखा दिया है जी। पिछले 2 बार की अगर बात की जाए, आपने मेंशन किया जून में पिछले साल बातचीत के बीच में अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान पे अटैक किया। इस बार भी वैसा ही हुआ। 28 फरवरी को जो अटैक हुआ, ओमान के मध्यस्थता के बावजूद ये अटैक हुआ, बातचीत के दौर जारी रहने के बावजूद। तो इतना धोखा खा चुका है, इतना डिस्ट्रस्ट है अमेरिका पे ईरान का, होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में ये नेगोशिएशन की जो बात है, अभी कहना बेमानी होगी।
दूसरी तरफ जो आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तानी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिएटर एंड फैसिलिटेटर। पाकिस्तान अभी मुझे लग रहा है एक मैसेंजर जैसा काम कर रहा है। और याद कीजिए, पिछले महीने ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया है। मुझे लगता है इस बार भी पाकिस्तान वो गलती करने जा रहा है, हालांकि उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन को पेसिफाई करना, वहां के सिया समुदाय को पेसिफाई करना, क्योंकि अभी फील्ड मार्शल जो मुनीर साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे सिया समुदाय के अगेंस्ट में, उससे वहां का सिया समुदाय गुस्से में था। जी। तो उस अपना इंटरनल जो क्राइसिस है उसको भी बचाना, अमेरिका का भी पिट्ठू बन के रहना, अमेरिका की अभी बहुत जरूरत है जी। पाकिस्तान को। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे आ रहा है एज ए मैसेंजर, एज ए फैसिलिटेटर। बाकी अभी तक कहना मुश्किल है कि ये आगे किस रुख बदलेगा, क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है और अमेरिका अपनी चाल से बाज नहीं आने वाला है। ठीक है, ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप इस पूरे वॉर के अब लगभग ये वॉर जो है, जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, लगभग इसके 1 महीने होने वाले लगभग, क्या आपको लग रहा है कि कहते हैं ना कि बड़ा एक मशहूर कहावत है कि एक बिल में अगर डसा जाए तो उसमें बार बार उंगली नहीं डालते। क्या आपको लगता है कि ईरान के लिए वाकई ये बहुत आसान है कि फिर से अमेरिका पर भरोसा करे? और आप क्या देख पा रहे हैं, क्या अमेरिका वाकई, डोनाल्ड ट्रंप वाकई बातचीत करना चाहते हैं, इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर तैयारी के लिए समय चाहिए? देखिए, किसी भी वॉर को आंकलन करने के लिए उसको 2 भागों में बांटना बहुत जरूरी है। पहला भाग है जो स्टेटमेंट्स आती हैं पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जिनको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं, चाहे वो दुश्मन के ऊपर कर रहे हैं या अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। जी। दूसरा भाग है जो मिलिट्री में काइनेटिक मीन्स यूज हो रहे हैं, उसमें डेली ब्रीफिंग होती है, आईआरजीसी के प्रवक्ता की भी होती है और 5th फ्लीट के प्रवक्ता की भी होती है। तो इनको जब दोनों को हम स्टडी करें, तो अभी खैर लंबी कहानी में थोड़ा शॉर्ट करूंगा। ओवरऑल क्या हुआ है कि अमेरिका ने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे और टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 99% मीट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी नेवी तबाह कर दी है, एयरफोर्स तबाह कर दी है, देयर इज अ टोटल डोमिनेंस ऑफ स्काईज, और उनकी जितनी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो सब 11 पोर्ट्स तबाह हो चुके हैं और असला तबाह हो चुका है। उनकी जो मिसाइल पावर है वो मोर और लेस डिस्ट्रॉयड है, देयर इज नथिंग मच लेफ्ट विद देम। दूसरी जो थे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट, रेजीम चेंज करने का, रेजीम चेंज मीन उसका मतलब था कि चेंज रेजीम वुड बी फेवरेबल टू अमेरिका। वो उन्होंने रेजीम चेंज किया है, अब आयतुल्लाह खमानी चले गए हैं। अब दूसरा आ गया है सपोर्टेड बाय आईआरजीसी, जो उनके फेवर में नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा रेडिकलाइज्ड है, वो और ज्यादा हार्डलाइनर्स हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ईरान के हाथ में, हालांकि वो स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखा रहे थे, उनको देखना चाहिए कितनी देर ये लोग चल सकते हैं, तो उन्होंने उनके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक मुद्दा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज से 23 दिन पहले एक फ्री फॉर ऑल थी, फोनो ऑप्स थे, यानी कि फ्री ऑफ नेविगेशन ऑप्स, फ्री ऑफ नेविगेशन ऑप्स थे, वो आज ईरान के कब्जे में स्ट्रेटेजिक हाथ में आ गया है, जो 23 दिन पहले नहीं था। वो क्यों आया है वो मैं आपको ये बताता हूं, उसके बाद में चलूंगा ये 5 डेज का जो लियन आया है। नहीं धीमान साहब, मैं अभी क्यों पे नहीं जाना चाहता। धीमान साहब बिल्कुल है, मेरा सवाल अभी फिलहाल आपसे अभी भी यही है कि नहीं एक मिनट, मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि 2 भाग में बांटना होता है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव और एक होता है कि मिलिट्री को लेकर के किस तरह से बिल्डअप करना है। जो सूत्र बता रहे हैं कि पेंटागन अभी और हजारों ट्रूप्स भेज सकता है, मरीन्स की आमद होने वाली है, बल्कि एन रूट है, यह खबर अभी चर्चा में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका वाकई उसने समय लिया है 5 दिनों का, एक तरह से 5 दिनों का समय दे दिया है ईरान को, या फिर यह कि अपने लिए लिया है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? I was coming to that only, मैं आपको वही बता रहा था कि जो मिलिट्री लड़ाई लड़नी है, जो अमेरिका बोल रहा है कि हम इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? पहले उसकी ज्योग्राफी देखिए, उसके अंदर खरग आइलैंड है, मस्तांग आइलैंड है, केशाब आइलैंड है, लाकरा आइलैंड है, टुम्ब आइलैंड्स है। अगर इनको सारों को कैप्चर कर भी लिया जाए, क्योंकि इस वक्त 9000 स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं वो आ रहे हैं, और 2500 मरीन कमांडो पहुंच गए हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड जो रखना है वो उस पर नॉर्मल कन्वेंशनल फोर्सेस नहीं उतरेंगी, स्पेशल फोर्सेस उतरेंगी, इन आइलैंड्स को कैप्चर करेंगी। तो मैं कह रहा हूं अगर वो कैप्चर कर भी लेते हैं, और अमेरिका जो है शिप्स को नेवल एस्कॉर्ट भी देता है,
और उसको से एयर एस्कॉर्ट भी देता है, तो उनकी जो टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, मान लो वो 100 की है हाइपोथेटिकली, तो वो 101 मिसाइल जो आएगी, वो मिसाइल खत्म हो चुकी है, रॉकेट आएगा, क्योंकि ईरान के पास रॉकेट प्रोग्राम भी चल रहा था, स्पेस का प्रोग्राम चल रहा था, तो इसलिए आपने देखा उसने डिगो गार्सिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जो रॉकेट नॉट मिसाइल। तो वो फर्क है दोनों का। तो एक ना एक मिसाइल तो इस ऑयल टैंकर को हिट करेगी, और अगर ऑयल टैंकर हिट हो जाता है तो उसकी जो आग है वो चलेगी, महीनों चलेगी। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो नीचे है वो बहुत ही शैलो है, तो ये टोटली ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से ईरान को ये समझ में आ गई है कि इस वक्त उनके हाथ में ये एक स्ट्रेटेजिक है। अब इसलिए ट्रम्प चाहते हैं किसी तरीके से जो इकोनॉमिक इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर संकट आ रहा है उसको बचाया जाए, क्योंकि दुनिया उनके अगेंस्ट हो रखी है। तो कि देखिए आप हमें बचाइए। 20 कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इसी पे दी है, वो भी अपने अपने शिप वैसे बोल रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, पर फिर अपने शिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन क्यों भेज रहे हैं गल्फ के अंदर, तो फिर उसी के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बात है। और दूसरा उनका जो दिमाग साहब क्या ये ना माना जाए कि ये एक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि अमेरिका की शर्तों पर बातचीत और ये जंग बंद हो, ना कि ईरान की शर्तों पर? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की शर्तें जो परस्पर विरोधी हैं वो जरूर वही बात है, परंतु आप क्या करेंगे, ये 5 दिन का जो टाइम दिया है शायद ये एक्सटेंड भी करेंगे। एक बार मैं कहीं पे रिपोर्ट आई है कि शायद 1 महीने का वो कर दें, परंतु पॉइंट ये है कि ये जो समय है उसको वो यूटिलाइज करेंगे अपनी फोर्सेस को बिल्डअप करने के लिए, अपनी रिकॉनेसेंस को और पुख्ता करने के लिए, और जो ईरान के जो जितने भी रॉकेट या मिसाइल साइट्स हैं उनको सैटेलाइट से मैप कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी उन्होंने क्या धमकी दी थी ईरान का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो $10 बिलियन का है, उससे पूरा का पूरा ईरान जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसलिए ये एक किस्म का जो पैंतरा है कि ईरान को लाया जाए, और ईरान भी तैयार है। ईरान ने स्टेटमेंट दी थी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो है, पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी होनी चाहिए। दैट मीन्स आप सैंक्शन हटाइए और हमें ट्रेड करने दीजिए, तब हम आपको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। तो दोनों तरफ से जो मेलो डाउन हो रहा है, ऑफ रैम्प ढूंढा जा रहा है, किसी तरीके से ऑफ रैम्प मिले और दोनों की फेस सेविंग हो, जैसे क्यूबा क्राइसिस में हुआ था 1962 में। तो इसलिए, और अगर वो फेल हो जाता है तो फिर ट्रम्प जो है इसके ऊपर करेंगे। परंतु ये जो रेसिपी है जो बूट्स ऑन ग्राउंड की या ग्राउंड ऑफेंसिव की, दिस इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। मैं कह रहा हूं मानवता के लिए एक बहुत बड़ी एक त्राही का बात होगा अगर वहां तक पहुंच किया तो। प्रोफेसर जीता, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, दो पक्ष यहां पर सामने आ रहे हैं, दो तरह की बात सामने। जैसा मैंने पहले बताया, आपने भी कहा कि ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो अमेरिका पर, बल्कि कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करे। तो फिर क्या माना जाए? ईरान अगर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ईरान तो यह समझ के चल रहा है कि कोई जंग बंदी नहीं होने जा रही है। इससे पहले ईरान के जो लीडर्स हैं उनका यह बयान आ रहा था कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते, हम युद्ध का खात्मा चाहते हैं। हम बार बार की युद्ध नहीं चाहते कि आज हम युद्ध विराम कर ले और फिर जो दुश्मन है वो तैयारी कर ले और फिर हम पर हमलावर हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी रीडिंग क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई अब उनके ऊपर दबाव इतना है मार्केट का या हॉर्मुज को लेकर के अलग अलग देशों का कि वो जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि उनकी प्रवृत्ति रही है, जो उनका अपना स्टैंड रहा है, वो इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे भले ही दुनिया उन्हें धोखेबाज कहे? देखिए विशाल जी, यहाँ पे 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो ये कि निश्चित रूप से ट्रंप ने ओवर कॉन्फिडेंस में और अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, इस वजह से वो फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखा जाए तो ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, ईरान को भी अपने खास करके पड़ोसियों का, क्योंकि अमेरिका पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तो जो वर्ल्ड में जो क्राइसिस आई है, जो पेट्रो प्रोडक्ट्स की क्राइसिस आई है, दूसरा इससे जो आर्थिक मंदी का दौर चलने की बात हो रही है, दुनिया परेशान है। और खास करके जो अरब गल्फ के देश हैं उनकी इकोनॉमी पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे, उनके हर सेक्टर पे इसका बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ा है। तो निश्चित रूप से ट्रंप यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर में है, लेकिन उनकी अपनी हठधर्मिता है, वो अपने आप को इतिहास पुरुष देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उनके अपने एम्स ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए वो पीछे हटता हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम जीते हुए हैं जी। ईरान को भी थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनता जो है वो भी परेशानी में है। ईरान की बहुत क्षति हुई है, और अगर जनता वहां की
जो काफी शिक्षित है। आप ये माइंड कीजिए, ईरान बहुत ही शिक्षित देश है, बहुत ही प्रबुद्ध देश रहा है, जी उसकी अपनी एक इतिहास रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि जो हार्डलाइनर्स हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, जी चाहे ईरान की तरफ से हैं, दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और इसका खामियाजा वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भुगतना पड़ रहा है। अजिता, प्रोफेसर अजिता, एक और सवाल आपसे। अब जो अरब देश हैं उनमें से कुछ कुछ ऐसे सुर सुनाई दे रहे हैं कि जो वो आवाज उठा रहे हैं, एक तरह से देखा तो वो आवाज उठा रहे हैं कि हम पर हमला हो रहा है, हमारे संप्रभुता पर हमला हो रहा है, वी रिजर्व द राइट टू अटैक एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, या सेफगार्ड अस। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि जॉर्डन जो है ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की जो अमेरिका और इजराइल कोशिश, उस पर वो अब भागीदार हो गया है। तो क्या जैसे जैसे वक्त बीतेगा मिडिल ईस्ट के ये सारे देश, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो या फिर दूसरे, वो कहीं ना कहीं यूएस और इस्राइल का साथ देते नजर आएंगे, ऐसी संभावना बन रही है? देखिए, अपने आप अभी सारे ये जीसीसी के या जो जॉर्डन की आपने बात की, सारे डिफेंसिव मोड में हैं। वो नहीं चाहते ईरान से डायरेक्ट पंगा लेना। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके लिए हित में ये है भी नहीं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि अगर इसका ईरान का कंटिन्यू रहा इस तरह से, और खास करके सिविलियन एरियाज पे, अभी तक ईरान ये कहता रहा है कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट वाले एरिया हैं, अमेरिका के बेसेस हैं, उस पे अटैक हो रहा है। बट ऑफ लेट ये देखा गया है, कतर में आप रास लफान के इंडस्ट्रियल एरिया में जो अटैक हुआ, या यूएई के बहुत सारे ऐसे इलाकों में उसके फाइनेंशियल सेंटर पे अटैक हुआ, सिविलियन एरिया पे अटैक से वहां की जनता, वहां की आवाम ईरान के अगेंस्ट में जा रही है। ईरान के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सिविलियन एरिया अगर अफेक्टेड होते हैं, सिविलियंस अफेक्टेड होते हैं, तो नेचुरली वहां की सरकारों को सोचना पड़ेगा। इसलिए उनके पास समय कम है, हालांकि उनके ऑप्शंस भी बहुत कम है। उनके पास बार्गेन करने के लिए एक हॉर्मूज ही बहुत बड़ा हथियार है। जब तक वो हॉर्मूज को सीज करके, हाईजैक करके रखेंगे, वो शायद निगोशिएशन में थोड़ा सा उनको बढ़त मिल सकती है। अदरवाइज उनके लिए बहुत लिमिटेड है। उनकी नेवी खत्म है, उनकी एयरफोर्स खत्म है। आईआरजीसी जो फोर्स ऑन सोल्जर्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, अमेरिका शायद उसकी भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ ईरान के और अंदरूनी हालात के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। आपको बता दें एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आगा सैयद मुज्तबा, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। मुज्तबा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है इस चर्चा में। ईरान के हालात कैसे हैं, और जो अभी हालात बन रहे हैं, ईरान से बातचीत चल रही है, अमेरिका ये दावा कर रहा है, ईरान के जो तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट वो ये है कि अमेरिका इस जंग में अपनी हार को बातचीत का नाम दे रहा है, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे आप देख रहे हैं, क्या वाकई बातचीत चल रही है या बातचीत की आड़ में एक नए घात की तैयारी चल रही है? देखिए, आपका भी शुक्रिया मैं अदा करता हूं मुझे बुलाने के लिए। हालात जिस तरह से सबको पता है कि जंग जब कहीं पे होती है तो जंग तो तबाही लाती है, लेकिन जिस तरह से जो साबित कदमी का मुजाहरा जो ईरान ने किया वो बड़ी मिसाली है। देखिए, ये तो एक सच्ची बात है, मुकाबले में जो है एक दुनिया का सुपर पावर है, उसकी सुपरमेसी हर लिहाज से जो है वो तो दुनिया में बिल्कुल उसका ढंढोरा पीटा जाता है। लेकिन आप देखिए, जो सबसे बड़ी ताकत ईरान की मैं समझता हूं, वो ईरान के मिसाइल नहीं है, वो ईरान की अवाम है, जो बिल्कुल साबित कदमी के साथ इस जंग की शुरू होते ही अपने हुकूमत के साथ, अपनी क़यादत के साथ खड़ी रही और इस ऑपरेशन के खिलाफ वो एकजुट। हम रोज देखते हैं, अब इतने दिनों 3 हफ्ते गुजर गए, हर शाम को हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में जो है लोग सड़कों पे निकलते हैं, और इन हालातों में जब पता नहीं है कि कब इसराइल बम बरसाए, कब अमेरिका जो है बम बरसाए, इसमें अवाम जो है अपनी जो है साबित कदमी का पुरजोर मुजाहरा करती है। और शायद ये चीज़ दुनिया की नज़रों में आता भी नहीं है, क्योंकि दुनिया की मीडिया का तवज्जो इस ओर नहीं है। देखिए, जंग का फैसला लोग कर सकते हैं, जिस क़यादत के पीछे इस तरह से लोग खड़े हों, कतई तौर उनकी कामयाबी मैं समझता हूं इखलाकी तौर तो पहली हुई है। दूसरा, जैसा आपका सवाल है कि जो ये मुज़ाकरात के हवाले से, देखिए, अगर आप देखिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो पहले दिन से ही डिक्लेयर किया कि हम जीत चुके हैं।
तो लेकिन अब किस तरह से अब क्रोनोलॉजी जो इसकी पहले से हम देख रहे हैं, तो किसी दिन कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, उनकी नेवी खत्म है, उनकी एयरफोर्स खत्म है, उनकी जो तमाम जो मिलिट्री एसेट्स है वो खत्म है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि 80 वेव्स तक जो है उन्होंने जो बैराज जो है अमेरिकन इंस्टॉलेशन हो या इसराइल पे हो उन पे बरसाए हैं और पूरी तरह वो जो अपना दिफा कर रहे हैं। और सब तजिया निगार जो दुनिया भर के हैं वो यही बात आज कह रहे हैं कि जो इंटरसेप्शन का जो सलाहियत इसराइल और अमेरिका में थी वो बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है। तो जंगी स्ट्रेटेजिकली भी हम अगर देखें, जो क्लस्टर बम का आप देखिए जो टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे उन्होंने एक क्लस्टर बम के लिए जो है पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उन्होंने वो एग्जॉस्ट किया, उन्होंने वो खोए। उसके साथ साथ जब स्टेल्थ ये F-35 की बात हुई तो उसको राडार पकड़ नहीं सकता है, उन्होंने इंफ्रारेड का इस्तेमाल करके उसकी हीट वेव से उसको पकड़कर उसका हिट कर दिया। तो लिहाजा यहाँ पे साबित ये होता है अवाम का भी साथ है और मिलिटरीली जो ईरान इस जंग में अब मुजाहिरा कर रहा है वो भी बहुत मुतासिर कुनंदा है। एक सवाल, ईरान का नुकसान भी हो रहा है। आगा मुस्तफा साहब, एक सवाल, ईरान का नुकसान भी हो रहा है, तो ऐसे में ईरान आखिर ये जंग कब तक लड़ सकता है? देखिए, नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे बुनियादी बात जो हमें समझनी चाहिए, ईरान पे ये जंग थोपा गया। ईरान तो मुज़ाकरात में था, जेनेवा में जो है ओमान सालिसी कर रहा था, तो अमेरिका से इनडायरेक्ट नेगोशिएशन चल रही थी। तो उन्होंने कहा भी था, आप देखिए दुनिया भर से ये बयानात आए, हत्ता कि ब्रिटेन ने भी एक्सेप्ट किया कि न्यूक्लियर मामले में जो ईरान ने बहुत ज्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और बहुत पॉजिटिव जो हम इस नेगोशिएशन के हवाले से थे कि एक हल इस चीज का निकल जाए। लेकिन ईरान पे तो ये जंग थोपी गई और ईरान की जो अखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से और यूएन चार्टर के 51 आर्टिकल के लिहाज से पूरा वो इख्तियार है वो अपना दिफा करे। और दिफाई सूरत में जब उस पर बम बरसाए जाते हैं तो उसके रिटेलिएशन में जो लेजिटिमेट टारगेट्स उसके हैं वो तो हिट कर रहा है। ठीक है। अब मैं हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मोहिबुल हक साहब, जो मिडल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। मोहिब साहब, आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद सवाल वही है, चर्चा जारी रहेगी। सवाल सबसे बड़ा वही है कि अगर युद्ध रुकेगा तो कौन झुकेगा? सवाल जारी है, जवाब लेंगे ब्रेक के बाद।